हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का इंडियन इकोनॉमिक थॉट का पेपर। देखो, तुम्हारे यहाँ पर दो पेपर चलते हैं। एक तो फर्स्ट पेपर है जो कंपलसरी है, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जो सेकंड पेपर है उसमें आपके ऑप्शन है। तो जो एक पेपर है इंडियन इकोनॉमिक थॉट का या भारतीय आर्थिक विचारक वाला जो पेपर है, उस पर हम बात कर रहे हैं, और उसमें भी ले रहे हैं हम कौटिल्य को। इसमें आपको बहुत सारे इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं कौटिल्य को, कि कौटिल्य ने के आर्थिक विचार क्या हैं, या कौटिल्य ने क्या क्या अपने इकोनॉमिक आइडियाज दिया। हमने जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कौटिल्य ने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। तो अब हम लेते हैं कि कौटिल्य के जो आर्थिक विचार हैं वो क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेंगे कौटिल्य का परिचय। कौटिल्य के परिचय का मतलब है कि कौटिल्य कौन थे, किस तरह से उनका उदय हुआ, क्या क्या उन्होंने किया। फिर हम लेंगे कि कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी परिभाषा क्या दी उन्होंने, क्या मतलब बताया कि अर्थशास्त्र है क्या। फिर उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में उन्होंने 4 शाखाओं को शामिल किया है। तो वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं। फिर हम लेंगे कि उनके विभिन्न आर्थिक विचार, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट उसके उत्पादन से संबंधित विचार हैं। और उत्पादन में भी, चूंकि उस समय केवल कृषि जो था वो मुख्य व्यवसाय था, इसलिए भूमि और कृषि से संबंधित विचारों को शामिल करेंगे। और एक लेंगे मजदूरी नियमन संबंधी विचार, क्योंकि कृषि में भूमि की जरूरत होती है और श्रम की जरूरत होती है, तो इन दोनों विचारों को शामिल करेंगे। उसके बाद हम लेंगे व्यापार के विकास और विनियमन संबंधी विचार और सार्वजनिक वित्त से संबंधित विचार। तो इस कौटिल्य जो है उनके आर्थिक विचारों को हम 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, इसलिए अब पहले पार्ट में हम ले रहे हैं कि सबसे पहले आता है कि कौटिल्य थे कौन। तो कहा जाता है कि कौटिल्य जो है उसको कई नामों से जाना जाता था। चाणक्य के नाम से भी उसे जानते थे, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। और चाणक्य जो थे वो एक भारतीय शिक्षक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और न्यायिक सलाहकार भी थे। मतलब उस समय वो शिक्षक का काम भी करते थे, एक दार्शनिक का काम भी, और अर्थशास्त्री और न्यायिक सलाहकार सभी का वो कार्य करते थे। पारंपरिक रूप से उनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से वो पहचाने जाते थे। चाणक्य जो है उसको भारत में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। मतलब चाणक्य जो थे वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे, जिनको राजनीति की और अर्थशास्त्र की बहुत गहरी जानकारी थी। चाणक्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। ये माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई उसमें चाणक्य का एक महत्वपूर्ण रोल था। उसके बाद आता है कि चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त और उनके पुत्र जो बिंदुसार थे, उनके दोनों के ही मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया और मौर्य साम्राज्य को बहुत चरम पर पहुंचाया। इसलिए उनको भारत का मैकियावेली भी बुलाया जाता है। और चाणक्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें वो नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और मौर्य साम्राज्य के संगठन का सारा वर्णन उसमें मिलता है। कहने का मतलब हुआ, नाम पुस्तक का अर्थशास्त्र है उसमें, लेकिन उसमें सभी चीजों को शामिल किया गया है। मतलब राज्य या सरकार या जीवन के सभी पहलुओं को, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य या मौर्य साम्राज्य का संगठन कैसे हुआ, इन सभी को उसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो हुआ कौटिल्य का परिचय। तो इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौटिल्य के नाम और क्या थे। तो कौटिल्य के नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त थे। फिर आता है कि चाणक्य ने या कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो उन्होंने लिखी थी। अब हम लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी क्या है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने कहा, कौटिल्य ने कहा कि मनुष्यों का जो व्यवहार है या जीविका, जीविका मतलब अपनी आय को अर्जित करने का तरीका, मतलब जीविकार्जन को अर्थ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य से युक्त भूमि है उसका नाम अर्थ है। जिस भूमि पर मनुष्य रहते हैं वो भूमि क्या है, उसका नाम अर्थ है। और इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपायों का निरूपण, मतलब उसको बताने वाला, तरीके बताने वाला शास्त्र जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। कहने का मतलब अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि किस तरह से भूमि को प्राप्त किया जाए और उसकी रक्षा की जाए। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को शामिल किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि
अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों, एक तो इस पुस्तक में अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों और पहलुओं का वर्णन किया गया, मतलब अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उसके विभिन्न पक्ष हैं उसको कौटिल्य ने इसमें शामिल किया है। इसके साथ इसमें केवल आर्थिक सिद्धांतों को ही शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा इसमें गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए, कानूनी अदालतों को किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा उनका संगठन होना चाहिए, क्या उसके कार्य होने चाहिए, महिलाओं के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, वृद्ध और असहाय जो व्यक्ति हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, शादी और तलाक से संबंधित मामलों के विषय में उन्होंने बताया, सार्वजनिक वित्त के संबंध में बताया, सेना और नौसेना का रख रखाव किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। कूटनीति से संबंधित कृषि, कटाई, बुनाई और इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय हैं, मतलब उनको जिसको उन्होंने इसमें शामिल किया। तो कहने का मतलब हुआ कि कौटिल्य ने केवल आर्थिक सिद्धांतों और पहलुओं को ही केवल इसमें शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अन्य बहुत सारे विषयों को भी इसमें शामिल किया। दूसरा ये था कि कौटिल्य के समय अर्थशास्त्र न केवल वेद वेदांगों का एक महत्वपूर्ण अंग था, बल्कि उसमें धर्मशास्त्र की अभिव्यक्ति की भी पूर्ण क्षमता होने के कारण वे धर्मशास्त्र का भी अविभाज्य अंग था। मतलब अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक सिद्धांत और पहलुओं का वर्णन ही नहीं था, मतलब उसमें राजनीतिक विषयों का ही वर्णन नहीं था, बल्कि उसमें धर्मशास्त्र का भी वर्णन था। तो धर्मशास्त्र की विभिन्न जो शाखाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, उन सब के बारे में उनका उसमें वर्णन था। इसके साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र धन एवं अर्थ का शास्त्र न होकर उससे कहीं व्यापक था। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र से नाम से ही पता चलता है ना कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थ प्लस शास्त्र, की ऐसा शास्त्र जिसमें धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन धन से संबंधित क्रियाओं का ही या अर्थ से संबंधित कार्यों का ही, गतिविधियों का ही वर्णन नहीं था, बल्कि इसमें धर्मशास्त्र का भी वर्णन था। इसके साथ साथ सेना, सुरक्षा, इसके अलावा महिलाओं के अधिकार, असहायों और उसके वृद्धों और असहायों के रखरखाव आदि विभिन्न प्रकार के कार्यों को या गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो धर्म और अर्थ, धन और अर्थ के अलावा और भी अधिक व्यापक था। इसमें भौतिक साधनों एवं अल्पार्जन आदि को भी शामिल किया गया था। तो ये तो हुई अर्थशास्त्र की परिभाषा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दी है। अब आता है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ज्ञान की कौन सी 4 शाखाओं की बात की है। तो कौटिल्य ने कहा कि अर्थ ज्ञान की जो है वो 4 शाखाएं हैं जो निम्न है। पहली होती है त्रि, वार्ता, आन्वेषिकी और दंड नीति। त्रि का मतलब होता है जिसमें हम वेद एवं वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ सामाजिक विषयों को पढ़ते हैं। तो त्रि का मतलब क्या है, जिसमें वेद वेदांगों को पढ़ा जाता है, नैतिक और आध्यात्मिक जो विषय हैं उनको शामिल किया जाता है, इसके साथ साथ सामाजिक विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अब आता है वार्ता। वार्ता मतलब इसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार को प्रधानता दी जाती है। वार्ता में जहां एक और भौतिक साधनों में संपत्ति अर्जित करने के साधनों को शामिल किया जाता है, दूसरी ओर वन्य जीव, धात्विक खनिजों तथा राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाता है। तो वार्ता का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक तरफ तो हम क्या लेते हैं, जो भौतिक साधन है या संपत्ति अर्जित करने के साधन है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, व्यापार है, इसको शामिल करते हैं। दूसरी तरफ हम इसमें वन्य जीव को, वनों को, धात्विक खनिजों आदि को भी शामिल करते हैं। अब है आन्वेषिकी। त्रि तथा वार्ता के प्रति किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को कौटिल्य ने आन्वेषिकी की संज्ञा दी। फिर आती है दंड नीति। तो कौटिल्य ने कहा कि उपरोक्त तीनों मतलब त्रि, वार्ता, आन्वेषिकी, इनका भली भांति क्रियान्वयन होना चाहिए। तो यदि इनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है तो इसके लिए जो उत्तरदायी हैं उनको दंड देने का प्रावधान इस दंड नीति में किया गया। तो ये हो गई अर्थशास्त्र की में ज्ञान की 4 शाखाएं। तो कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में ज्ञान की 4 शाखाएं कौन सी है, या त्रि में हम किसको शामिल करते हैं, वार्ता का मतलब क्या होता है, आन्वेषिकी क्या है, दंड नीति क्या है। तो इन सबको हमको याद रखना है कि ये सब चीजें क्या क्या है। अब आता है
अब हम लेंगे कि कौटिल्य के उत्पादन के साधन संबंधी विचार कौन से हैं। तो कौटिल्य ने मेनली भूमि और कृषि संबंधी विचार और मजदूरी नियमन संबंधी विचारों को इसमें शामिल किया है। क्यों शामिल किया है? क्योंकि उस समय कृषि जो थी वो उत्पादन का मुख्य साधन था या आय का अर्जन का मुख्य साधन माना जाता था। उसमें सारी अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। तो कृषि जो है वो क्योंकि आय अर्जन का मुख्य साधन था और कृषि के लिए हमें या तो भूमि चाहिए या तो श्रमिक चाहिए। तो कौटिल्य ने इन दोनों से संबंधित विचारों को इसमें शामिल किया है कि भूमि और कृषि संबंधी विचार क्या है और मजदूरी नियमन संबंधी विचार क्या है। तो इन दो तरह के विचारों को हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं भूमि तथा कृषि संबंधी विचार। भूमि तथा कृषि संबंधी विचारों में कौटिल्य ने कहा कि अर्थशास्त्र में जो कृषि है उसका विशेष महत्व है। प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का जो सारा सामाजिक ढांचा था वो कृषि पर आधारित था। तो उन्होंने कहा कि भूमि को हम कृषि और गैर कृषि दो भागों में बांट लेते हैं। कृषि योग्य कृषि का भूमि का मतलब है जिस पर खेती करते हैं। गैर कृषि भूमि का मतलब है जहाँ जो खेती करने योग्य नहीं है या जहाँ पर वन वगैरह है वो गैर कृषि भूमि में शामिल हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक भूमि छिद्र का मतलब क्या होता है कि भूमि का वह भाग जिस पर अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसको इसमें शामिल करते हैं। इसमें भूमि छिद्र का प्रयोग किसमें किया जा सकता था कि कौटिल्य ने कहा कि क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो भूमि जिस भूमि पर जैसे भूमि छिद्र हमने कहा कि जिस भूमि पर अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता मतलब वो उपजाऊ नहीं है या खेती करने के योग्य नहीं है। तो कौटिल्य ने कहा कि किस प्रकार से इस भूमि छिद्र को या कृषि करने योग्य जो भूमि नहीं है या गैर कृषि भूमि है उसको किस प्रकार से हम कृषि योग्य बनाएं। इसके लिए उन्होंने उसमें अर्थशास्त्र में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम कृषि नहीं कर सकते तो क्योंकि उस समय पशुपालन का भी बहुत बड़ा महत्व था तो किस तरह से हम इसको चारागाह के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, तो इसका उसने इसमें वर्णन किया। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि उस समय कृषि जो था वो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था, मतलब सारी अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर मुख्यतः आधारित थी। इसलिए वो कौटिल्य चाहते थे कि जितनी भी भूमि है उसका अधिकाधिक उपयोग हो। यदि अन्न उत्पन्न करने के योग्य नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पशुपालन जो है उसके चारागाह के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, मतलब पशुओं के चरने योग्य हम उसमें उगा सकते हैं। फिर उस समय क्या था, ज्यादातर भूमि जो थी वो राजा के अधीन होती थी। इसलिए दो प्रकार की कृषि की जाती थी, एक थी सरकारी कृषि फार्म और एक होते थे निजी कृषि फार्म। मतलब क्योंकि अधिकांश भूमि किसके अधीन थी, राजा के, तो वहां पर कुछ तो सरकारी कृषि फार्म थे और कुछ निजी कृषि फार्म थे। अब पढ़ते हैं इनके बारे में कि सरकारी कृषि फार्म क्या होते हैं और निजी कृषि फार्म क्या होते हैं। सरकारी कृषि फार्म का मतलब होता है कि ये जो भूमि थी, ये कृषि फार्म जो थे वो सरकार के अधीन होते थे और सरकार इन पर खेती जो है या तो श्रमिकों के द्वारा या दास जो थे या बंदी जो थे उनको कार्य पर लगाकर करती थी। इस भूमि पर सरकार जो है यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग करती थी जिसकी देखभाल करने वाले को सीता अध्यक्ष कहते थे। मतलब भूमि की सरकारी कृषि फार्मों में यंत्रों और उपकरणों की देखभाल जो व्यक्ति करता था उसको हम सीता अध्यक्ष कहते थे। सरकारी भूमि जो थी कृषि फार्म, कुछ तो सरकार खुद खेती करवाती थी, कुछ पर वो बटाई पर देती थी, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की लगान व्यवस्था होती थी। यदि किसान स्वयं के बीज, खाद एवं कृषि उपकरण काम में लेते थे तो उन्हें कृषि उपज का आधा भाग तथा कृषि उपकरण, बीज तथा खाद्य बैल इत्यादि सरकार द्वारा दिए जाते तो कृषि उपज का 1/3 से 1/4 भाग किसानों को लेने का हक था। ठीक है, मतलब सरकार कुछ भूमि पर स्वयं खेती करती थी, जो किसके द्वारा करती थी, या तो श्रमिकों के द्वारा या दासों के द्वारा या बंदियों के द्वारा कार्य पर लगा कर लेती थी। फिर कुछ भूमि को बटाई पर देती थी, तो जो भूमि बटाई पर दी जाती थी उस पर दो प्रकार से लगान लिया जाता था। यदि जो बटाईदार है, जिस किसान ने भूमि को बटाई पर लिया है, यदि वो स्वयं के बीज, खाद और कृषि उपकरण स्वयं के काम में लेता है तो कृषि उपज का आधा भाग वो ले सकता है। परंतु यदि ये कृषि उपकरण, बीज, खाद, बैल सब सरकार के द्वारा दिए जाते थे तो उसे कृषि उपज का 1/3 से 1/4 भाग उसको लेने का अधिकार था। ठीक है, अब आता है निजी कृषि फार्म। तो ये तुम्हारे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सरकारी कृषि फार्म की क्या विशेषताएं हैं, निजी कृषि फार्म की क्या विशेषताएं हैं। निजी कृषि फार्म का मतलब है इसके अंतर्गत निजी व्यक्तियों द्वारा स्वयं की खेती की जाती थी
और उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में सरकार को दिया जाता है। यदि कोई भूमि दान में प्राप्त होती थी तो उस पर सरकार कोई लगान नहीं लगाती थी। और सरकार द्वारा भूमि संबंधी जो लेखा जोखा रखने का तथा किसानों पर नियंत्रण करने का जो कार्य था वो समाहर्ता तथा गोप के द्वारा किया जाता था। तो ये हुआ सरकारी और निजी कृषि फार्म की क्या विशेषताएं थी। अब आता है कि ये जो चीजें पढ़ी उसमें हम क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। तो सबसे पहले आ सकता है कि कौटिल्य के अनुसार, सबसे पहले तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। फिर आता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दी। तो अभी हमने पढ़ी कि जिस भूमि पर कौटिल्य ने मनुष्यों से युक्त भूमि को अर्थ कहा, और इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने का जिसमें वर्णन मिलता है वो है अर्थशास्त्र। तो इस तरह से हमको बताना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। फिर आता है कौटिल्य ने उत्पादन के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया। तो हमने देखा कि मुख्यतः उस समय कृषि जो है उत्पादन का मुख्य साधन थी। तो उसने भूमि और कृषि और इसके साथ मजदूरी आदि का वर्णन किया है। फिर अर्थशास्त्र में उसने ज्ञान की 4 शाखाओं का वर्णन किया है, श्रेय, वार्ता, अन्वेषिकी और दंड नीति। इनकी परिभाषा क्या हो सकती है। भूमि छिद्र किसे कहते हैं। तो भूमि छिद्र का हमने वर्णन देखा कि भूमि छिद्र का मतलब होता है जिस भूमि पर अन्न पैदा नहीं किया जा सकता। तो कौटिल्य ने कहा कि जिस भूमि पर हम अन्न नहीं पैदा कर सकते तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, चारागाह वगैरह का निर्माण कर सकते हैं, चारागाह बना सकते हैं। फिर सरकारी कृषि फार्म की विशेषताएं ली हमने और निजी कृषि फार्म की विशेषताएं। तो इस तरह से ये हुआ कौटिल्य का के आर्थिक विचार। इसका पहला पार्ट हमने लिया है जिसमें हमने लिया है उत्पादन के साधन, जिसमें भूमि और कृषि संबंधी विचार जो है कौटिल्य के क्या थे। और दूसरा हमने लिया कि उसके मजदूरी नियमन संबंधी विचारों को इसमें हमने अभी शामिल नहीं किया है, सिर्फ भूमि और कृषि संबंधी विचारों को इसमें शामिल किया है। अब नेक्स्ट में हम लेंगे इसके दूसरे विचार। तो अब थैंक यू।